तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आप सभी की काफ़ी डिमांड थी कि सर इनकम टैक्स के एमसीक्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग और फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड। तो एमसीक्यूज आपको सब सब्जेक्ट के मिलेंगे, थोड़े से लिमिटेड मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और इस पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करना है कि मुझे तो सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे पासिंग मार्क्स से मतलब नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स जाएं, तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से आप हमारे सारथी को ज्वाइन करिए। उसके बाद आपके जो सेमेस्टर की जर्नी है उसको काफी बेहतरीन बना दिया जाएगा, काफी आसान बना दिया जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के 200 से अधिक एमसीक्यूज आपके सारथी में अपलोड किए गए हैं और कुछ एमसीक्यूज और जो अपलोड किए जा रहे हैं निरंतर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो अभी तक सारथी ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग सारथी जरूर ज्वाइन कर लेंगे, और जो यूट्यूब के माध्यम से केवल पढ़ाई कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करेंगे। केवल एक वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए आपका पूरा एक कोर्स क्रिएट किया गया है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अगर आपका भी सपना है कि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में, अपने बीकॉम के सेमेस्टर एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दें, डेफिनेटली सारथी आपका इंतजार कर रहा है आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश एंटरप्रेन्योर्स आर एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड। कौन से उद्यमी अत्यंत कार्य उन्मुख होते हैं? मैंने जब सारथी वाले स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें एक चैप्टर है, एक टॉपिक है काइंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कितने प्रकार के उद्यमी होते हैं। तो हमने पता नहीं कितने, लगभग 12-15 प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ाया था, और बच्चे काफी बोर भी हो गए थे, क्योंकि इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स हैं और एक एक एंटरप्रेन्योर की एक विशेषता याद रखना ये पॉसिबल नहीं होती है। तो अब हम करें क्या, इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सारथी में, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहां से क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज के बन सकते हैं, वो चीजें आप रिटेन रखें ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। पूछा गया है कि कौन से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड होते हैं। तो उन एंटरप्रेन्योर्स को हम टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, दैट इज तकनीकी उद्यमी कहते हैं। तो ऐसा उद्यमी जो पूरी तरह से कार्य उन्मुख होता है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है, उसको बस अपने काम से मतलब है, वो उस एंटरप्रेन्योर को हम टेक्निकल या तकनीकी एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डैश एंटरप्रेन्योर्स नीदर इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स और चेंजेस नॉर अडॉप्ट न्यू मेथड्स इनोवेटेड बाय अदर्स। मतलब कौन से ऐसे उद्यमी होते हैं जो ना तो खुद के नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ना तो वो दूसरों की टेक्नोलॉजी को कॉपी करते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर्स, यानी फैबियन उद्यमी। ये ऐसे उद्यमी होते हैं जो ना तो नए बदलाव लाते हैं और ना ही नए तरीके अपनाते हैं, वो तरीके जो दूसरों के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, और वो छपा भी है सेम क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, नॉलेज प्लस स्किल प्लस ट्रेड इक्वल्स टू, यानी ज्ञान धन कौशल धन लक्षण बराबर क्या होता है? तो ये क्वेश्चन भी आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, और आई थिंक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी पूछा गया था लास्ट ईयर। तो नॉलेज प्लस स्किल प्लस ट्रेड इक्वल्स टू होता है कॉम्पिटेंसी। अगर किसी इंसान के पास ज्ञान है, कौशल है और लक्षण है, मतलब नॉलेज है, स्किल है और ट्रेट है, तो वो इंसान एक योग्य इंसान माना जाता है, वो इंसान एक कॉम्पिटेंट इंसान माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, सोशल एटीट्यूड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ डैश एंटरप्रेन्योर, यानी सामाजिक दृष्टिकोण एक डैश उद्यमी की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। तो आपको पता होगा कि समाज में कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी स्त्रियों को वो स्थान नहीं मिलता है जो पुरुषों को मिलता है। ये आज भी हमारे देश में विचारधारा है, और ये रहेगी हमेशा कहीं ना कहीं। जब तक समाज में विचारधारा है, तब तक कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत भी है और
जिससे हमारे देश के, हमारे समाज के जो औरतें हैं उनका शोषण भी होता है। तो कहा गया कि सोशल एटीट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ विच काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो जो सामाजिक दृष्टिकोण है ये सबसे बड़ी समस्या होती है महिलाओं के लिए। जो महिला उद्यमी बन रही है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है समाज का जो दृष्टिकोण होता है, सोसाइटी का जो एटीट्यूड होता है उसके तरफ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपके लास्ट सेमेस्टर एग्जाम में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमशीलता के विकास को प्रभावित करने वाला एक मनोवैज्ञानिक कारक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर मैंने आपको अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स बताए थे जो सारथी वाले स्टूडेंट्स होंगे कि सोशल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर की आइडियोलॉजी को प्रभावित करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर कौन से होते हैं, ठीक है, इमोशनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। ये सारे फैक्टर्स की चर्चा हमने की थी सारथी वाले स्टूडेंट्स के साथ लाइव क्लास में। इसमें पूछा गया कि साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है उसमें नीड फॉर अचीवमेंट आता है, उपलब्धि की आवश्यकता। जैसे आपको अपने जीवन में उपलब्धि चाहिए तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होते हैं एक उद्यमी बनने के लिए, क्योंकि एक जो उद्यमी होता है अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसको जिंदगी में दुनिया में बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती है। जैसे आज आप बहुत तमाम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे बिल गेट्स साहब हो गए आपके, इसके अलावा एलॉन मस्क हो गए, ऐसे बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनका भी मकसद कहीं ना कहीं सोसाइटी से, वर्ल्ड से अचीवमेंट पाने का था, एक उपलब्धि पाने का था, एक सम्मान पाने का था। और यही उनका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर था जो उन्हें एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के रूप में परिवर्तित कर दिया। छठवां क्वेश्चन है द एंटरप्रेन्योर हु डज नॉट चेंज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इज। यानी वो उद्यमी जो पहले से शुरू की गई उत्पादन की विधि को नहीं बदलता है, उस एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं। तो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो पहले से प्रोडक्शन के मेथड को अप्लाई किया जा रहा है, जो प्रोडक्शन मेथड पहले से अप्लाई होता हुआ आ रहा है उसी प्रोडक्शन मेथड पे वो भी कंटिन्यू करता है, बस थोड़ा सा नजरिया बदल देता है, मार्केट में कुछ चेंज करता है या फिर अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन के मेथड में कोई चेंज नहीं करता है, तो उस एंटरप्रेन्योर को हम ड्रोन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोन एंटरप्रेन्योर, यानी हिंदी में ड्रोन उद्यमी कहते हैं वो उद्यमी जो पहले से शुरू की गई उत्पादन की प्रक्रिया में, उत्पादन की विधि में कोई बदलाव नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। पर्सन हु वर्क्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग एन एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज। ये भी एग्जैक्ट मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है जो सारथी वाले स्टूडेंट्स हैं। वह व्यक्ति जो किसी संगठन के भीतर काम करता है और उद्यमशीलता की क्षमता रखता है। जैसे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना जहाँ पे एम्प्लॉयज के अंदर ही एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सुंदर पिचाई साहब को ले सकते हैं जो अभी इस समय तत्काल में गूगल के सीईओ हैं। वो भले ही गूगल के एक एम्प्लॉय थे लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो एक एंटरप्रेन्योर की थी। तो इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स को हम इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो हैं तो कर्मचारी, जो है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय, लेकिन फिर भी उनकी सोच एम्प्लॉय के जैसे नहीं होती है। दे थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, उनकी सोच एक उद्यमी के जैसे होती है। और ये बड़े जरूरी होते हैं किसी भी संगठन के लिए। बड़ा सौभाग्य होता है अगर किसी संगठन में ऐसे एम्प्लॉयज मिल जाते हैं तो वो संगठन को तीव्र गति से आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। जैसे गूगल, सुंदर पिचाई के सीईओ बनने से पहले गूगल इतना बड़ा ब्रांड नहीं था, लेकिन आज अगर आपको सर्च इंजन का नाम आपसे पूछा जाता है तो पहला जवाब आपके मुंह पे होता है, जबान पे होता है गूगल। इसके पहले याहू भी था और भी जैसे ओपेरा मिनी एक ब्राउजर है, फिर मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स थे, बहुत सारे सर्च इंजन थे। लेकिन जैसे ही वो एक एम्प्लॉय पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कमांड को संभाल लेता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बन जाता है, उसके बाद से जो गति मिलती है, अभी आप जान रहे होंगे कि गूगल बहुत सारी नई नई पॉलिसीज लेके आ रहा है। ये सब पॉलिसीज कौन फ्रेम कर रहा है? वही इंसान जो गूगल का सीईओ है। क्योंकि आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स और पॉलिसीज होते हैं वो टॉप लेवल के इंसान फॉर्मुलेट करते हैं। सीईओ बाय डिफॉल्ट टॉप लेवल में ही आता है। तो बड़ा सौभाग्य होता है उन संगठनों का जिन संगठन में इंट्राप्रेन्योर्स होते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनके अंदर एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी होती है, जिनके अंदर एक उद्यमी की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8।
हु इंट्रोड्यूस द टर्म एंट्राप्रेन्योर। एंट्राप्रेन्योर शब्द की शुरुआत किसने की? तो एंट्राप्रेन्योर शब्द की शुरुआत की थी गिफर्ड पिंचॉट साहब ने। दो क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा। कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो एंटरप्रेन्योर शब्द है, जो एंटरप्रेन्योर शब्द है, इसकी शुरुआत, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जो एंटरप्रेन्योर शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्कम्टर साहब ने किया था। किसने? स्कम्टर साहब ने किया था। और इनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में। इसके अलावा डेविड मैकलैंड, इनका भी नाम काफ़ी फेमस है एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में। लेकिन यहाँ पे बात किया गया ना कि इंट्राप्रेन्योर जो शब्द है, जिसकी हमने चर्चा की, इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, ये जो शब्द है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? तो इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया था गिफोर्ड पिंचॉट साहब ने। क्या नाम था इनका? गिफोर्ड पिंचॉट साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। A micro enterprise is one in which the investment in plant and machinery does not exceed rupees। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्लास 11th में, बिजनेस स्टडीज जो आपका सब्जेक्ट था क्लास 11th में, वहाँ पे एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा लास्ट में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी गई थी। और वहाँ पे आपको बताया गया था कि कौन से एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइज होती हैं, कौन सी एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइज होती है, कौन सी मीडियम होती है, कौन सी लार्ज स्केल एंटरप्राइज होती है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी एंटरप्राइज होती है। तो अगर मैं बात करूं, एक एक्ट है एमएसएमई एक्ट। क्या नाम है? एमएसएमईडी एक्ट। आई थिंक ये एक 2006 का या फिर 2008 का है। ठीक है, एमएसएमईडी का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। इस एक्ट में कहा गया कि जो ऐसे संगठन हैं जो माइक्रो लेवल पे यानी बड़े छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, सूक्ष्म संगठन आप उसको कह सकते हैं, मीडियम यानी जो मध्यम वर्ग के संगठन है, स्मॉल यानी जो छोटे स्तर के संगठन है, इनका एक कैटेगरी बनाया गया। और एक कहा गया कि हम कैसे मेजर करेंगे कि कौन सा एंटरप्राइज माइक्रो लेवल का है, कौन सा स्मॉल लेवल का है, कौन सा मीडियम लेवल का है। और इसके लिए एक पैमाना बनाया गया कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को हम मेजर करेंगे। अगर किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एंटरप्राइज में प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसकी वैल्यू 25 लाख से अधिक नहीं है। ध्यान से, अगर किसी एंटरप्राइज में जो प्लांट एंड मशीनरी में यानी जो उसके संयंत्र और मशीनरी हैं उसमें जो निवेश किया गया है वो अगर 25 लाख से अधिक नहीं है तो उस एंटरप्राइज को हम क्या कहेंगे? उस एंटरप्राइज को हम कहेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 25 लाख। मैं आपको यहाँ पे तीनों कंसेप्ट बता देता हूं। सबसे पहला माइक्रो। माइक्रो में क्या होता है? एक ऐसा एंटरप्राइज जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख है। अप टू 25 लाख मतलब 25 लाख तक है, 25 लाख से ज्यादा नहीं है तो कहाँ आएगा? माइक्रो एंटरप्राइज में आ जाएगा। दूसरा होता है स्मॉल। स्मॉल में क्या होता है कि आपका जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से अधिक है लेकिन 5 करोड़ से कम है। कितना? 25 लाख से अधिक है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो फिर उस केस में आप क्या हो जाएंगे? आप स्मॉल एंटरप्राइज हो जाएंगे। और अगर हम मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो मीडियम एंटरप्राइज में अगर आपके प्लांट एंड मशीनरी यानी अगर आपके संयंत्र और मशीनरी में जो निवेश आपने किया है वो निवेश की जो राशि है वो 5 करोड़ से ज्यादा है किंतु 10 करोड़ से कम है, तो उस एंटरप्राइज को हम कहेंगे मीडियम एंटरप्राइज। यानी माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जहां पे प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट अप टू 25 लाख है यानी 25 लाख तक है। स्मॉल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जहां पे प्लांट एंड मशीनरी में किया गया इन्वेस्टमेंट 25 लाख से अधिक है किंतु 5 करोड़ से कम है। और मीडियम एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जहां पे प्लांट एंड मशीनरी में किया गया इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से अधिक है किंतु 10 करोड़ से कम है, तो उस एंटरप्राइज को हम कहेंगे मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, चलिए तो तीनों क्वेश्चन इसमें हो गया। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया 9th वाला। 10th वाला देख लेते हैं। 10th वाले में पूछा गया कि अ स्मॉल एंटरप्राइज इज वन इन विच द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन डैश बट डज नॉट एक्सीड। मैंने आपको बता ही दिया कि जो स्मॉल एंटरप्राइज होता है उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होती है वो 25 लाख से ज्यादा होती है और 5 करोड़ से कम होती है।
अगर 25 लाख से कम होगी तो माइक्रो हो जाएगा, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा होगी तो वो मीडियम एंटरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अ मीडियम एंटरप्राइज इज वन इन विच द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन डैश बट डज नॉट एक्सीड डैश अमाउंट। मतलब ये है कि मीडियम एंटरप्राइज किसे कहते हैं, तो मैंने ये भी आपको बताया ऑलरेडी कि मीडियम एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होती है जहां पे प्लांट एंड मशीनरी में किया गया इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा है किंतु 10 करोड़ से कम है, तो वो हो जाएगी आपकी मीडियम एंटरप्राइज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे सर ये आप MSMED एक्ट बताए, आपने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बताया, सर ये कहाँ है सिलेबस में? ये भी है आपके सिलेबस में। अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट फर्स्ट का जो सब्जेक्ट है उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें लगभग 7-8 चैप्टर्स हैं। उन 8 चैप्टर में से जो लास्ट के 2-3 चैप्टर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश यूनिट्स प्रोवाइड इनपुट्स टू अदर इंडस्ट्रीज। कौन से ऐसे यूनिट्स होते हैं, कौन सी ऐसी इकाइयां होती हैं जो अन्य उद्योगों को इनपुट यानी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं, उसे कहा जाता है एंसिलरी इंडस्ट्रीज यानी सहायक उद्योग। तो सहायक उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगियों को इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया है डैश रजिस्ट्रेशन हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू ब्रिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कौन सी ऐसी पंजीकरण है जिसमें उद्यमी को औद्योगिक लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है? तो वो होता है आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है वो हेल्प करता है कि एंटरप्रेन्योर को अपने इंडस्ट्री को एक एग्जिस्टेंस देने में, एक इंडस्ट्रियल यूनिट का एग्जिस्टेंस देने में, मतलब उसको एक अस्तित्व देने में। जब तक, ध्यान से सुनिएगा, जब तक आपके यूनिट का, आपके एंटरप्राइज का एक अच्छे से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, स्पेशली अगर एक अच्छे से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तब तक आपका एंटरप्राइज जो होता है उसका कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इस केस में काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं एंटरप्रेन्योर को। समस्याएं किस प्रकार की हो सकती हैं? पहली समस्या ये हो सकती है कि कोई भी इंसान ओनर के खिलाफ केस कर सकता है और ओनर सीधा जेल में चला जाएगा, क्योंकि ओनर ही मालिक है। तो अगर कुछ भी कंपनी में गलत हुआ तो ओनर को लायबल मान लिया जाएगा, क्योंकि इसको रजिस्टर किया नहीं। कंपनी तो छोड़ो, ये तो खैर अभी अनऑर्गेनाइज चल रहा है, बिजनेस है, लेकिन जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मिल जाएगी एक सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो ओनर होगा वो अलग हो जाएगा और बिजनेस अलग हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल पाता है, और जो बिजनेस है उसका खुद का एक अस्तित्व मिल पाता है, खुद का एक एग्जिस्टेंस मिल पाता है। ठीक है, चलिए हाँ, ये क्वेश्चन पूछ ही दिया गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 14, द MSME डेवलपमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट फोर्स में कब आया था? यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अधिनियम कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 2006 में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा 2006। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज 2006। अगला क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? हिंदी में जो पूंजी निवेश सब्सिडी है वो कब शुरू की गई थी? तो जो पूंजी निवेश सब्सिडी है वो 1971 में, कब? 1971 में, यानी 1971 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये डेट्स हैं कुछ आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द फाइनेंशियल एंड प्रमोशनल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द इंडस्ट्रीज फॉर बूस्टिंग अप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ऑल द रीजन्स पर्टिकुलरली इन बैकवर्ड एरियाज। मतलब किस प्रकार की सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय और संवर्धनात्मक सहायता है सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्र। थोड़ा सा क्वेश्चन को फ्रेम करने का जो तरीका है वो गलत है, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। कहा गया है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से जो सरकार होती है वो पिछड़े क्षेत्र में स्थित उद्योगियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तो वो होता है इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन। इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है कि कई प्रकार के बेनिफिट्स देती है।
गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इस पर्टिकुलर बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है वो कम देना पड़ेगा, इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, बहुत सारी चीज़ें आपको देती है। तो ये जो चीज़ें देती है सरकार, प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को, ताकि इंडस्ट्रीज मोटिवेट हो और वो ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्रीज को सेट करें जहाँ पे जो एरिया बैकवर्ड हो, जो पिछड़ा क्षेत्र हो। तो वो जो तरीका होता है सरकार को, उसको हम इंसेंटिव कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्रोत्साहन कहते हैं। तो प्रोत्साहन वो जरिया है जिसके माध्यम से सरकार एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करती है कि आप ऐसे जगह पे इंडस्ट्रीज को सेटअप करिए जहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी पिछड़े हैं, जो एरिया है काफ़ी बैकवर्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज द प्लेस वेयर द रिक्वायर्ड फैसिलिटीज एंड फैक्ट्री अकोमोडेशन आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्रेन्योर्स टू एस्टेब्लिश देयर इंडस्ट्रीज देयर। कौन सा ऐसा स्थान है जहां आवश्यक सुविधाएं और कारखाने के आवास सरकार द्वारा उद्यमी को अपने उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? तो उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल स्टेट, यानी औद्योगिक संपत्ति। औद्योगिक संपत्ति वो प्लेस है, वो जगह है जहां पे जो सरकार होती है वो एंटरप्रेन्योर्स को उनकी इंडस्ट्रीज के लिए एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मोटिवेट हो सके और वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हर्डल ना हो उनके बिजनेस को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द इनिशियल कैपिटल that is required to obtain loans from the financial institutions is called। यानी वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक पूंजी को क्या कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो उस केस में पहले आपको बिजनेस को खुद से स्टार्ट करना होता है और बिजनेस को कुछ लेवल तक खुद से पहुंचाना होता है। उसके बाद अगर आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो आप जाते हैं बैंक के पास और बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन बैंक से लोन लेने से पहले आपको भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपनी कंपनी में। जो कैपिटल आप अपनी कंपनी में लगाते हैं, अपने एंटरप्राइज में लगाते हैं, ताकि आप इस काबिल बन सकें कि आप बैंक के पास जा सकें और उससे लोन ले सकें, उस कैपिटल को कहा जाता है सीड कैपिटल। क्या कहा जाता है? सीड कैपिटल, दैट इज बीज पूंजी। तो ये एक ऐसी पूंजी है जिसके माध्यम से जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और इस काबिल बन जाता है कि वो जब बैंक के पास जाए और बैंक से वो कोई डिमांड रखे लोन की, तो वो लोन की जो अर्जी है उसकी स्वीकार हो जाए, उसको हम सीड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, अंडर द सिंगल रूफ ऑफ द डैश ऑल द सर्विसेज एंड सपोर्ट रिक्वायर्ड बाय स्मॉल एंड विलेज एंटरप्रेन्योर्स आर प्रोवाइड। यानी कौन सी ऐसी एकल छत है जिसके नीचे एक के नीचे छोटे द्वारा आवश्यक सभी सेवाएं और समर्थन और गांव के उद्यमी प्रदान किए जाते हैं। फिर से क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम किया गया। पूछना क्या चाहिए आपको हिंदी में कि जो सिंगल रूप, कौन सा ऐसा सिंगल रूप सिस्टम है जिसमें जो सारी की सारी सर्विसेज होती हैं जो कि स्मॉल और विलेज एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए जरूरी होती हैं, वो कौन सा ऐसा फैसिलिटी है? तो उसको कहा जाता है DIC। क्या कहा जाता है दोस्तों? DIC। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, KITCO वाज सेटअप इन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं KITCO, DIC, ये सारे टॉपिक्स से जनरली क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं बनते हैं, तो इसको उतना सीरियसली नहीं भी लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सेमेस्टर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि KITCO वाज सेटअप इन, यानी किटको की स्थापना कब हुई थी? तो किटको की स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी दोस्तों? 1972 में। अब आप पूछेंगे सर ये KITCO क्या होता है, ये DIC क्या होता है, ये सारी चीज़ों की भी चर्चा करिए सर। तो बिल्कुल चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सारथी ज्वाइन करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपकी क्लास अभी हो रही है, ये क्लास इसलिए हो रही है ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, किस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करना
हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज होता है, इसीलिए हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो, इसीलिए हम 249 यानी मात्र 249 रुपये में आपको सारथी दे रहे हैं। बीकॉम 4th सेमेस्टर के लिए भी, बीकॉम 2nd सेमेस्टर के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो आप लोग उस सारथी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो आप समझ सकें और उस चीज़ों को आप उसी समय याद कर सकें ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। दैट्स इट। मिलते हैं दोस्तों। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, अगले क्लास में। तब तक यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि अगला जो आप MCQ का वीडियो देखना चाहते हैं वो किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। दैट्स इट।